हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है रोहित प्रताप सिंह। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए हम लोग आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हमारा गद्य खंड से रिलेटेड है। गद्य खंड के हम लोग 2-3 क्लास देख चुके थे। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे उनके बारे में देखे थे, जयप्रकाश नारायण जी के बारे में देखे थे। इस क्लास में हम देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। ये भी बिहार के ही रहने वाले थे। तो गद्य खंड का ये हमारा 4th लेक्चर है, यानी कि चौथा पार्ट है, चौथा लेसन है, चौथा चैप्टर है, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। ठीक है, अर्धनारीश्वर को लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। इनके रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में पूरा हम लोग उनकी जीवनी के बारे में और उन्होंने क्या क्या किया वो हम यहाँ पर मेंशन कर चुके हैं। चलिए आप लोग को एक एक करके बारी बारी से बताते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो के लास्ट में लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा, अपना फीडबैक हमको दीजिएगा, और आपको समझ में आया नहीं आया हमको जरूर बताइए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। ठीक है, हम हिंदी के क्लास जब स्टार्ट किए थे तभी हम बताए थे कि 12th की हिंदी को दो सेक्शन में तोड़ा गया है। एक का नाम है गद्य खंड, दूसरे का नाम है काव्य खंड। ठीक है, दोनों में गद्य खंड और काव्य खंड में दोनों में 13-13 चैप्टर है। तो हम लोग पहले गद्य खंड को देख रहे हैं, उसके बाद हमारा ये जब गद्य खंड खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, काव्य खंड को देखेंगे। तो चलिए हम लोग काव्य खंड के चौथा पार्ट अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में हम यहाँ पर पूरा मेंशन कर दिए हैं। इसको बारी बारी से हम आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा कौन सा चैप्टर है, चौथा चैप्टर है। देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं जन्म। जन्म इनका कब हुआ था, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। इनका जन्म कब हुआ था, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। इनका जन्म कब हुआ था, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। जन्म, मृत्यु, पिता का नाम, माता का नाम, ये क्या है, इससे 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आना फिक्स है। आप लोग के गद्य खंड और काव्य खंड से के चैप्टर को मिलाकर ये याद कर लीजिएगा, जन्म और मृत्यु और माता पिता का नाम, तो 5 ठो क्वेश्चन तो फिक्स है। ठीक है, तो ये जन्म याद रखना आप लोगों को बहुत जरूरी है। जन्म इनका कब हुआ था, 23 सितंबर 1908 को। कहाँ हुआ था, बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ हुआ था, बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। इनका पिता का नाम था रवि सिंह, माता का नाम था मनरूप देवी। माता का नाम क्या था, मनरूप देवी। माता का नाम क्या था, मनरूप देवी। इनको भारतेंदु युग प्रवाहमान राष्ट्रीय विभाव धारा तथा छायादोत्तर युग के प्रमुख कवि माना गया है। इनको इस अतु से इस मतलब इस नाम से इनको नवाजा गया है। छायादोत्तर युग के प्रमुख कवि के नाम में इसको नवाजा गया है इनको। अब देखिए 1928 ईस्वी में मोकामा घाट के रेलवे हाई स्कूल में इन्होंने मैट्रिक पास की। 1928 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक पास की। कहाँ पास की, मोकामा घाट के रेलवे हाई स्कूल में। क्वेश्चन पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, जितना यहाँ पर हम मेंशन किया ऑब्जेक्टिव से ही रिलेटेड है, सब्जेक्टिव इसमें से नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव को याद करना होगा तो ये क्लास देखना आप लोग, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल में इन्होंने मैट्रिक पास किया। यहाँ हम लिखे हैं तो एम का मतलब मैट्रिक हम डाल दिए शॉर्ट में, मैट्रिक पास किया। ठीक है, फिर उसके बाद 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज में, बिहार के पटना कॉलेज में 1932 ईस्वी में बिहार के पटना कॉलेज में हिस्ट्री में बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ठीक है, इनका बैचलर ऑफ आर्ट्स से यानी कि ग्रेजुएशन में इनका ऑनर्स सब्जेक्ट किया था हिस्ट्री था। कब किए थे, 1932 में। कहाँ किए थे, पटना कॉलेज में। ठीक है, फिर उसके बाद बरभीगा के HE स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद को संभाला। यहाँ पर क्या बने, प्रधानाध्यापक यानी कि हेड मास्टर। लोग लॉजिक मतलब गांव के भाषा में हेड मास्टर ही बोलते हैं प्रधानाध्यापक को। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे प्रधानाध्यापक नहीं जानते, हेड मास्टर बोल के निकल जाते हैं। तो यही प्रधानाध्यापक का इन्होंने पद संभाला, हेड मास्टर का पद संभाला। इसके बाद ये जनसंपर्क विभाग के सब रजिस्ट्रार, जनसंपर्क विभाग के क्या थे, सब रजिस्ट्रार, तथा बाद में ये डायरेक्टर बने। ये जनसंपर्क विभाग के सब रजिस्ट्रार तथा बाद में डायरेक्टर बने। ठीक है, इसके बाद बिहार विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद संभाला। बिहार विश्वविद्यालय में इन्होंने किस पद को संभाला, प्रोफेसर के पद को संभाला। ठीक है, इसके बाद भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति तथा हिंदी के सलाहकार बने। भागलपुर विश्वविद्यालय में, भागलपुर कॉलेज में इन्होंने हिंदी के सलाहकार बने और उप कुलपति के पद में इन्होंने मतलब वहां पर नियुक्त हुए। ठीक है, और इनका देहांत हो गया
24 अप्रैल 1974 को इनका देहांत कब हो गया? 24 अप्रैल 1974 को। इनका मृत्यु कब हुआ? 24 अप्रैल 1974 को। ठीक है। इसी समय पे जयप्रकाश नारायण जी ने पटना में 1974 में 5 जून 1974 में क्या किए थे? एक ऐतिहासिक भाषण दिए थे। पिछले क्लास में हम बताए हैं। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे उस क्लास के तो पिछले क्लास को जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पर गद्य खंड के जयप्रकाश नारायण जी के बारे में, गद्य खंड के तीसरा चैप्टर संपूर्ण क्रांति के लिए जयप्रकाश नारायण जी के बारे में हम सारा डिटेल्स बताएंगे, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है। ये राज्यसभा के सांसद भी थे। ये क्या थे? राज्यसभा के सांसद। इनका नाम रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम आप लोग अक्सर पॉलिटिकल नेताओं के मुखार बिंदु से आप लोग सुने होंगे। वो लोग हमेशा बोलते रहते हैं क्योंकि ये सांसद भी अपने टाइम में हुआ करते थे। ठीक है। बहुत फेमस आदमी थे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय इनका ये क्या था? रचना था। संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला। क्वेश्चन आ जाएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में किस रचना के लिए दिया गया था? तो आप लोगों को 4 ऑप्शन दे देगा, उसी में एक रहेगा संस्कृत के 4 अध्याय। आप लोग को इसको टिक मार करके आगे बढ़ना है। ठीक है। और उसी में 6 उर्वशी 6 यहाँ पर 6 उर्वशी के लिए इन्हें क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। क्या मिला? 6 उर्वशी के लिए इन्हें क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इन्हें राष्ट्रीय कवि का सम्मान मिला, यानी कि नेशनल पोएमिस्ट का इन्हें क्या मिला? सम्मान मिला। तथा बाद में इन्हें पद्म विभूषण। अगर कोई शिक्षा जगत में क्रांति लाता है तो उसे किस सम्मान से नवाजा जाता है? पद्म विभूषण। तो इन्हें कब मिला? 6 उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और साहित्य अकादमी मिला, और 6 उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, और संस्कृत के 4 अध्याय के लिए संस्कृत अकादमी, और बाद में इन्हें राष्ट्रीय कवि घोषित कर दिया गया। उसके बाद इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। जो पटना के जो सुपर 30 चलाते थे आनंद सर, उनको भी ये पुरस्कार मिला है पद्म विभूषण, क्योंकि उन्होंने शिक्षा जगत में क्रांति लाया था। ठीक है। अभी तो नहीं, लेकिन कुछ समय बाद हमको जहाँ तक उम्मीद है, आशा है कि खान सर को भी पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा। उनको भी मिलेगा, क्योंकि उन्होंने शिक्षा जगत में बहुत सारे क्रांति लाए हैं। तो उनको भी इस सम्मान से पुरस्कृत किया जाएगा भारत सरकार की तरफ से। ठीक है। देखिए, ये हो गया इनके जीवनी। अब इनके बारे में इन्होंने क्या क्या लिखा, क्या क्या किया, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। यहाँ पर हम हेडिंग डाले हैं साहित्यिक रचनाएं। 1925 में छात्र सहोदर, इन्होंने 1925 में क्या लिखा था? छात्र सहोदर एक रचना लिखा था, जो कि पत्रिका में बहुत ज्यादा प्रकाशित हुआ पहली बार। स्टूडेंट पीरियड में ये थे, तो 1925 में इन्होंने, यहाँ पर देखिए ना, 1932 में ये बीए किए और 1925 में छात्र सहोदर रचनाएं लिख दी। ये अपने स्टूडेंट पीरियड में ही क्या किए? छात्र सहोदर नामक रचनाएं लिखा, जो कि बहुत प्रकाशित हुआ पहली बार। छात्र जीवन में यहाँ पर देखिए हम लिखे हैं, छात्र जीवन में देश पटना, प्रकाश बेगूसराय, प्रतिमा कनौज। कनौज कहाँ है? अभी फिलहाल में यूपी का डिस्ट्रिक्ट का नाम है। ठीक है। ये दोनों, ये पटना बिहार का डिस्ट्रिक्ट का नाम है, बेगूसराय बिहार के डिस्ट्रिक्ट का नाम है, कनौज किस डिस्ट्रिक्ट का नाम है? यूपी के डिस्ट्रिक्ट का नाम है। इन्होंने पहली बार छात्र जीवन में इन्होंने इतना सारा रचना लिखा, और कविता, पहली कविता 21 साल के उम्र में इन्होंने प्रणभंग को प्रकाशित हुई। इनकी पहली कविता 21 साल की उम्र में प्रणभंग के रूप में प्रकाशित हुई। 21 साल की उम्र में जो थे तभी इन्होंने लिखा था। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं काव्य रचनाएं। इन्होंने क्या क्या किया? प्रणभंग 1929 में लिखे थे, जो यहाँ पर प्रकाशित हुआ। 21 साल की उम्र में 1929 में जब थे तो इन्होंने प्रणभंग को लिखा। रेणिका को लिखा 1935 में। यहाँ पर फेमस को लिखा है, ऐसा नहीं कि इतना ही है, बहुत सारे, बट यहाँ पर फेमस को लिखे हैं जो प्रचलित है, जो क्वेश्चन एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना है, उसी को हम यहाँ पर मेंशन किए। बाकी सब आपको फालतू याद करने की जरूरत भी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को आप लोगों को देखना है। ठीक है। 1935 में। फिर यहाँ पर रसवंती 1940 में इन्होंने लिखा। फिर कुरुक्षेत्र 1946 में इन्होंने लिखा। ठीक है। परशुराम की प्रतिमा इन्होंने कब लिखा? 1963 ईस्वी में। ठीक है। और उसके बाद देखते हैं गद्य रचना। ठीक है। मिट्टी की ओर इन्होंने कब लिखा? 1946 ईस्वी में। अर्धनारीश्वर, जो कि चैप्टर का नाम है, 1952 ईस्वी में लिखे थे।
क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि अर्धनारी से और रामधारी सिंह दिनकर जी ने कब लिखा था। ऑप्शन दे देगा 1935, 1946, 1940, 1952। तो आप लोग को 1952 को टिक मार करके आगे बढ़ना है। संस्कृत के 4 अध्याय कब इन्होंने लिखा था? 1956 में। संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब इन्होंने लिखा था? 1956 ईस्वी में। ठीक है। दिनकर की डायरी 1973 ईस्वी में, जब मरने मतलब अपने लास्ट स्टेज में थे, तो इन्होंने अपनी जीवनी पर एक रचना लिखा, काव्य रचना लिखा, जिसका नाम था दिनकर की डायरी। 1973 में लिखा और इनका देहांत कब हुआ था? 1974 में। तो अपने देहांत के ठीक 1 साल पहले इन्होंने दिनकर की डायरी अपनी जो इन्होंने लाइफ में किया था उनके बारे में इन्होंने इसमें मेंशन किए थे, दिनकर की डायरी में मेंशन किए थे। ठीक है। अब साहित्यिक विशेषताएं थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारा है, उतना देखने की जरूरत नहीं है, जो काम लायक है उसी को हम यहाँ पर मेंशन किए। ठीक है। समर्थक गद्यकार थे, मतलब बहुत बड़ा गद्यकार थे। उनके काव्य एवं गद्य में उनके व्यक्तित्व की गहरी छाप नजर आती थी। मतलब ये जो गद्य खंड लिखते थे अपने मन से, जो इनको लगता था कि ये चीज रियल में रियलिस्टिक है, उसी को इन्होंने अपने काव्य खंड में लिखते थे, गद्य खंड में लिखते थे। इसीलिए इन्हें बोला गया है कि इनके व्यक्तित्व की गहरी छाप नजर आती थी। तो ये था दिनकर जी का जीवनी। इन जीवन में इन्होंने इतना सारा काम किया है, इतने रचनाएं लिखी हैं, ये इनकी सब पृष्ठभूमि है। तो आप लोग इसको देखिए अच्छे से, और कहीं जाते होंगे तो इसको लगा कर देखिए, फिल्म मूवी की तरह। जैसे कहीं ट्रेवल करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, स्टेडियम में वो करते हैं, वहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। हिंदी है, कोई मैथ तो है नहीं कि इसको देख कर कॉपी पेन लेकर नोट करना पड़ता है। तो आप लोग इसको देखिए, अच्छे से समझिए और याद कीजिए। ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मतलब मोर देन सफिशिएंट है, इससे अधिक नहीं आएगा। ठीक है। तो इसको देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह भी कर दीजिए। अब वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, और दोस्त साथी का शेयर वगैरह भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर में, गद्य खंड के नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़ने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।